Hello students, welcome to online study English medium. Standard 8. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो चलिए हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा, भेद और उदाहरण पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुक जाना, वाक्य बोलते बोलते रुक जाना या वहाँ पे विश्राम करना। वक्ता बोलते समय अपनी बात को प्रभावशाली बनाने तथा दूसरों को समझाने के लिए थोड़ी देर वाणी को विश्राम देता है। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी एक वाक्य मैंने आपको समझाया और वह वाक्य पढ़ने के बाद जब उसे और अच्छे से समझाना हो तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं, विराम ले लेते हैं और वो वाक्य पूरी अच्छी तरह से जब तक आप समझ ना जाए उसे समझा के फिर उसके आगे के वाक्य की तरफ हम बढ़ते हैं। उसी प्रकार जब तक कोई वक्ता, बोलने वाला अपनी बात को अच्छे से समझा ना सके, जो अच्छे से उसे बता ना सके, तब तक उस वाक्य को वहाँ तक ही विश्राम देता है। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। अर्थात जो रुकने की प्रक्रिया है, हम वाक्य पढ़कर आधे पर ही रुक जाते हैं, उसे विराम कहा जाता है। वाक्य लिखते समय अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाक्य लिखते समय अपने बात को अच्छे से और स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। तो उन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम स्कूल जाता है। तो राम स्कूल जाता है के बाद में ये वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया। तो यह जो चिन्ह लगाया गया है इसे पूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। वैसे ही दूसरा उदाहरण है, मैंने खाना खा लिया। अब मैंने खाना खा लिया, यह वाक्य एक पूरा हो चुका है, यहाँ पर हमें विराम चाहिए। तो हम यह जो चिन्ह लगाते हैं इसे पूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में से सही प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे से विपरीत हो जाता है। अर्थात जितने भी चिन्ह है, विराम चिन्ह है, अगर वाक्यों के द्वारा सही जगह पर उसका प्रयोग न किया जाए तो यह वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट और एक दूसरे से विपरीत दिखाई देते हैं। मतलब सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यह समझ में ही नहीं आएगा। जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ते वक्त अगर वहाँ पर सही जगह पे सही चिन्हों का इस्तेमाल न किया गया हो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि यह वाक्य में क्या कहना चाह रहा है, यह वाक्य कहाँ से लेकर कहाँ तक इसकी समाप्ति है। इसलिए इन चिन्हों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चलिए उदाहरण के लिए, रोको मत, जाने दो। अब देखिए, रोको, उसके बाद अल्प विराम लगाया गया है, मत, जाने दो। अर्थात अब यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है। अब
जैसे कि यह जो वाक्य दिखाया जा रहा है, रोको मत जाने दो, अर्थात अगर हम इसे सीधे से ही पढ़ ले, रोको मत जाने दो, तो यह क्या कहना चाह रहा है वाक्य में हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए जब रोको के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगा है तो हमें पता चल रहा है कि रोको उसे मत जाने दो। इस तरह से अगर यह विराम चिन्ह न लगाया जाए तो हम वाक्य के बारे में समझ ही नहीं सकेंगे। अब आगे, रोको मत जाने दो, और यहाँ पर जाने देने की बात हो रही है, अर्थात अब देखिए दोनों ही वाक्य सेम ही हैं, लेकिन ये चिन्हों के परिवर्तित से कैसे पता चलता है कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर जो चिन्ह रोको के बाद लगाया गया है तो इसका अर्थ है कि किसी जाने वाले व्यक्ति को रोकना है, और उसी जगह पे दूसरे ही वाक्य में रोको मत के बाद जो चिन्ह लगाया गया है, इसका अर्थ यह कहला रहा है कि उस व्यक्ति को रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। तो देखिए, यह चिन्ह अगर एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाए तो पूरा का पूरा वाक्य ही परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, और उनके चिन्ह किस प्रकार के होते हैं। जैसे पूर्ण विराम चिन्ह, इसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, उसका चिन्ह इस प्रकार का होता है। फिर उसके बाद है अर्ध विराम चिन्ह, जिसे सेमीकोलन कहा जाता है, इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। फिर अल्प विराम, इसे कोमा कहते हैं, यह इस प्रकार होता है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं इंग्लिश में, वह इस प्रकार होता है। फिर विस्मयवाचक चिन्ह, जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है, उसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। फिर योजक या विभाजक, जिसे हाइफन कहते हैं, वह इस प्रकार का चिन्ह है। फिर उद्धरण चिन्ह, जिसे इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के इन्वर्टेड कोमा आते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा, एक डबल इन्वर्टेड कोमा। फिर विवरण चिन्ह, जिसे साइन ऑफ फॉलोइंग कहा जाता है, इस प्रकार का वह चिन्ह आता है। फिर आगे है कोष्ठक, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट कहा जाता है, उसका चिन्ह इस प्रकार का होता है। फिर हंस पद, यहाँ पे आया हंस पद। हंस पद साइन ऑफ लेफ्ट आउट, जिसे इंग्लिश में साइन ऑफ लेफ्ट आउट कहा जाता है, उसका चिन्ह इस प्रकार आता है। फिर लाघव चिन्ह, जिसे साइन ऑफ एब्रेवेशन कहा जाता है, उसका चिन्ह इस प्रकार का आता है। तो चलिए अब पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप के बारे में समझते हैं। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे हैं और वह वाक्य वहाँ समाप्त हो जाए तो उसके आगे जो पूर्ण विराम लगाया जाता है उसे फुल स्टॉप कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है। यह यहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया है, इसलिए यह जो चिन्ह लगाया गया है इसे पूर्ण विराम चिन्ह कहेंगे। अब आगे अल्प विराम चिन्ह यानी कोमा। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमें कोई भी वाक्य में एक ही साथ काफ़ी सारे शब्द का प्रयोग करना है और वो भी अलग अलग मात्रा में बताना है, तो अगर हमें इस प्रकार शब्दों को दर्शाना हो
तो थोड़ी देर रुकने के लिए हमें यह अल्प विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अब यहाँ पे कितने सारे लोगों का नाम दर्शाया गया है, लेकिन उन्हें अगर हम एक साथ बिना चिन्हों के रख देंगे तो वह समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए अलग अलग दर्शाने के लिए इनके बीच में यह अल्प विराम चिन्ह लगाया गया है। उसी प्रकार जो लास्ट उदाहरण है, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी। अर्थात यहाँ पे भी भारत में प्राकृतिक दृश्यों के कई सारी खूबसूरती को बताया जा रहा है, तो उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाने के लिए बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे, उपविराम चिन्ह यानी कॉलम। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कि जब किसी शब्द को अलग से दर्शाना हो, अलग तरीके से बताना हो, तो वहाँ पर यह उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम, कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, तो हमें वो अलग अलग दर्शाना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा वाक्य ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे बताना है, इसलिए यहाँ पर हमने उपविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया है। आगे वाक्य में क्या आ रहा है, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा, यानी हमारा वाक्य यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे अभी बाकी है। इसलिए कृष्ण के नाम, तो उनके नाम आगे दर्शाने के लिए यहाँ पर उपविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। चलिए दूसरा उदाहरण। उदाहरण, अब किसी चीज़ का उदाहरण देना हो तो उदाहरण के रूप में दर्शाने के लिए यहाँ पर उपविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। राम खाना खाता है। फिर विज्ञान, विज्ञान यह अलग शब्द है, इसके बारे में और कुछ बताने के लिए आगे यहाँ पे उपविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। आगे क्या है, वरदान या अभिशाप, तो हमारा जो वाक्य है वह यहाँ पे समाप्त हो रहा है। विज्ञान के बाद वाक्य हमें आगे अभी दर्शाना है, उसके बारे में बताना है, तो इसलिए यहाँ पे उपविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी इंटरजेक्शन। चलिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। अर्थात हमारे जो भाववाचक संज्ञा, जैसे हमने आपको संज्ञा समझाया था, तो उसमें भाववाचक संज्ञा किस प्रकार के होते हैं, हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, हर्ष के, विवाद के, विस्मय के, घृणा के, आश्चर्य के, करुणा के, भय के, उसे दर्शाने के लिए हम ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। आह आह, छी, अरे, शाबाश, यह क्या है, एक भाव है जिसे दर्शाने के लिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, हाय वह मर गया, तो इसमें क्या था, एक दर्द था, तो इसलिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे आह,
कितना सुहावना मौसम है, मतलब यह मौसम देखकर खुश हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। आगे, वाह कितना सुंदर वृक्ष है, तो यहाँ पे भी एक हर्ष का अनुभव दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर भी वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अर्धविराम यानी सेमीकोलन। चलिए, पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश को बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब भी हम वाक्य पढ़ रहे हैं तो हमारा वाक्य समाप्त नहीं हुआ है और ना ही हमें उसके आगे विश्राम चाहिए, तो वहाँ पर हम यह अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारा वाक्य समाप्त हो गया हो। और अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें वहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम लेना हो। लेकिन अर्धविराम का प्रयोग तब किया जाता है जब एक वाक्य या वाक्यांश के दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो, तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, तो यहाँ पर सूर्यास्त के बारे में बताया जा रहा है। फिर ऐसे ही कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। अर्थात कल रविवार है तो उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि छुट्टी का दिन है और कल आराम मिलेगा। उसी प्रकार सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। अर्थात सूर्योदय हो गया है तो सूर्योदय के बाद क्या होता है? चिड़िया चहकने लगती हैं और कमल खिल गए। यह यहाँ पर बताया जा रहा है। इस प्रकार अर्धविराम का अर्थ होता है कि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क, यह तो आप सभी को पता ही होगा। प्रश्नवाचक के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने के बाद भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, प्रश्न हमने किसी के सामने प्रश्न पूछा है तो उसके आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह क्या खा रहा है, क्या यह प्रश्नसूचक है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। राम बाजार से क्या लेकर आया, फिर क्या, यह भी एक प्रश्नसूचक है तो इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। सीता के पिता का नाम क्या था, यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पर उपयोग किया जाएगा क्योंकि यह वाक्य एक प्रश्न पूछा जा रहा है। शिव कौन थे, यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे, योजक चिन्ह हाइफन। चलिए इसके बारे में समझते हैं। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दो शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए, वहाँ पर जोड़कर लिखने के लिए हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे वह राम सीता की मूर्ति है। राम सीता शब्द अलग अलग हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं,
इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अब सुख दुख शब्द अलग अलग हैं, लेकिन यह भी शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे, रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। अर्थात रात और दिन यह शब्द अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर रात और दिन इन दोनों के एक ही साथ संबंध जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। अर्थात तन मन धन यह शब्द अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब कोष्ठक चिन्ह यानी ब्रैकेट। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। जैसे कोई भी वाक्य है, उसमें कोई शब्द हमें अधिक महत्वपूर्ण दर्शाकर बताना हो, तब हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, अध्यापक चिल्लाते हुए, अर्थात अध्यापक क्लास में आए और चिल्लाते हुए आए, तो यह चिल्लाते हुए शब्द को हमें और अधिक स्पष्ट समझाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग किया। निकल जाओ कक्षा से। फिर आगे, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, अर्थात विश्वामित्र वह क्रोध में कांप रहे थे, इसलिए क्रोध में कांपना, यह इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझाना हो तो इसे ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में लिखा जाता है। ठहर जा। आगे, धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। अर्थात धर्मराज, जिन्हें युधिष्ठिर के नाम से भी जाना जाता है, तो यह सत्य और धर्म के संरक्षक थे। चलिए आगे, उद्धरण चिन्ह अर्थात इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को मूल रूप में लिखने, पुस्तक या कथन का मूल अंश उद्धृत करने, व्यक्ति, पुस्तक, उपनाम आदि के लिए किया जाता है। इसके दो भेद हैं। पहला है क इकहरा उद्धरण चिन्ह अर्थात सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगर कोई भी शब्द को हमें और मूल रूप से उद्धृत करना हो, किसी का चाहे वह नाम हो, किसी का उपनाम हो, या फिर किसी व्यक्ति को और महत्वपूर्ण दर्शाना हो, या फिर किसी पुस्तक के नाम को और महत्वपूर्ण दर्शाना हो, तो वहाँ पर ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा दर्शाया जाता है। आगे, रामचरितमानस तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है। अब रामचरितमानस यह एक पुस्तक का नाम है और वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसलिए उसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में दर्शाया गया है। अब ख दोहरा उद्धरण चिन्ह जैसे डबल इन्वर्टेड कोमा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। अर्थात स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने नारा दिया, तो वह नारा क्या था? गरीबी हटाओ, इसलिए उसे डबल इन्वर्टेड कोमा में दर्शाया गया है। फिर आगे, ग्रेशम का कहना था, पुराना नोट नए नोट के
चलन में बाधक होता है। इस प्रकार ग्रेसम का कहना यानी किसी के वाक्य को एकदम और महत्वपूर्ण दर्शाना हो या फिर उसमें विशेषता दिखानी हो तो हम उसे डबल इन्वर्टेड कोमा देते हैं या दर्शाते हैं, जिसे हिंदी में दोहरा उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। विवरण चिन्ह। कुछ सूचना, निर्देश आदि देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई भी सूचना या निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, तो यहाँ पे एक निर्देश दिया जा रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। तो उन दोनों के नाम दिए गए हैं, अकर्मक और सकर्मक। उसी प्रकार राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ पर सूचना दी जा रही है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। तो अब आगे हंस पद चिन्ह, अर्थात लिखते समय कुछ अंश छूट जाने पर हंस पद चिन्ह का लगाकर उसके ऊपर लिख दिया जाता है। अर्थात हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और कोई शब्द लिखना भूल गए हैं या कोई शब्द छूट गया है हमसे, तो वहाँ पर हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर वाक्य को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ बस और कार की मरम्मत की जाती है, तो हमें यहाँ पे ट्रक की भी मरम्मत होती थी, यहाँ ट्रक लिखना था लेकिन हम भूल गए, तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर हमने ट्रक लिख दिया, तो वाक्य पूरा हो गया कि यहाँ बस, ट्रक और कार की मरम्मत की जाती है। उसी प्रकार अप्रैल, मई और खाली जगह गर्मी के महीने हैं। अर्थात यहाँ पे खाली जगह जो मैंने आपसे कहा, वहाँ पे हमें जून का महीना लिखना था लेकिन हम भूल गए हैं, तो वहाँ पर हंस पद का प्रयोग करके हम ऊपर जून लिख सकते हैं। तो वह पूरा वाक्य हम पढ़ सकते हैं कि अप्रैल, मई और जून गर्मी के महीने हैं। उसी प्रकार जो तीसरा उदाहरण है, आप विश्वास कीजिए, यह शब्द यहाँ पर हमें लिखना था पर हम भूल गए हैं, मैंने ही किया है, तो हम वहाँ पे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर शब्द लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है काम, कि आप विश्वास कीजिए यह काम मैंने ही किया है। तो इसका अर्थ है कि जब भी हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और लिखते समय कोई शब्द हम भूल गए हैं, तो वहाँ पर नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर वाक्य लिख देंगे तो वाक्य पूरा का पूरा सेम पढ़ा जाएगा। चलिए लाघव चिन्ह, अर्थात इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। किसी बड़े अंश का लघु रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्थात लाघव चिन्ह का मतलब है कि कोई भी विशेष चीज़ों का नाम लिखना हो या किसी विशेष के बारे में लिखना हो और वह हमें उसे सूक्ष्म रूप से ही लिखना हो, तो वहाँ हम यह लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नेय, अर्थात यह इनका पूरा नाम है। अगर हमें उसे सूक्ष्म रूप से लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, स ही वा अज्ञेय, अर्थात स उसके बाद जो पॉइंट है यानी सच्चिदानंद, फिर ही हीरानंद, वा यानी वात्स्यायन और उसके बाद अज्ञेय।
तो इस प्रकार अगर हमें यह पूरे वाक्य को अर्थात यह पूरे नाम को सूक्ष्म रूप से लिखना हो तो हम आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, तो यहाँ पे हमने उसे सूक्ष्म रूप से लिखने के लिए गो के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है, गो तुलसीदास। फिर डॉक्टर, तो डॉक्टर अगर हमें पूरा नहीं लिखना है तो हम उसे सूक्ष्म रूप से लिखने के लिए लाघव रूप का लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आगे कृपया पन्ना उलटिए, अगर इसे भी हमें सूक्ष्म रूप में लिखना है तो क्री फिर लाघव चिन्ह, प फिर लाघव चिन्ह, फिर उ लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं।